बिजली की गति से दौड़ने लगा। क्या हुआ रे, दौड़ क्यों रहे हो? बात सुनकर जाओ। तब मैं सरकारी कृषि विभाग से जुड़ा था। मेरा काम था गांव-गांव में जाकर खेती की खबर लेना। खेती करने में किसानों को कोई दिक्कत हो रहा था कि नहीं, ये देखना। अचानक किसी गांव से खबर आई कि धान की पौधा बढ़ नहीं रहे, यह पत्तियां पीली हो जा रहा है, नहीं तो नारियल के पेड़ फल लगने से पहले ही झड़ रहा है। उसी समय दवाइयाँ लेकर उस गांव में जाना पड़ता है। अपने आंखों से देखकर सब इंतजाम करना पड़ता है। मुझे ये काम बहुत पसंद था और मेरे जाने पर किसानों में खुशियाँ फैल जाता है। कौन मुझे क्या खिलाएगा ये लेकर कंपटीशन होता है। कोई मूढ़ी लाता है तो कोई गुड़, कुछ लोग तो खेत की सब्जियां लाता है। लेकिन मैं एक दिन ये नौकरी छोड़ दिया। नौकरी क्यों छोड़ी अब मैं आपको बताऊंगा। आतापुर से अचानक खबर आई, वहाँ की किसानों की सर पर हाथ। लौकी की पेड़ फूल आते ही सूख जाता है, फल नहीं देता। शरीर भी अच्छा नहीं था, कुछ ही दिन पहले बुखार से ठीक हुआ हूँ। शरीर अभी भी काफी कमजोर है। एक और परेशानी है, हमारे पास केवल 3 जीप हैं। 2 गए नवदीम और बीरभूम की तरफ और एक खराब होकर पड़ी है। फिर मैं बस से जाने की फैसला किया। बुरे समय यात्रा शुरू की। 25 या 26 मील जाकर बस रुक गई। सामने और रास्ता नहीं। सामने कोयल नदी। पहले समय में पातला रूपाली धागे की तरह एक साइड में रहता है। लकड़ी की एक छोटे से पुल से जाना पड़ता है। लेकिन उस दिन एक अलग ही रूप देखी। पानी बहुत तेज बह रहा था। इस पर से उस पर दिखाई नहीं दे रहा था। लकड़ी की पुल का कोई नाम और निशान नहीं। अब उपाय? बगल में एक छोटी सी चाय की दुकान थी। वह पूछकर पता चला पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश में नदिया की पानी गांव में घुस गया। सत्यानाश! अब उपाय? इतनी दूर आके लौट भी नहीं जा सकता। दुकान में उस आदमी से पूछा, आतापुर का क्या हाल है? सर खुजाते हुए कहा, आतापुर की खबर ठीक से नहीं पता, लेकिन वो गांव ऊंची जमीन पर है ना, शायद बात की पानी नहीं घुसा। फिर मैं यहाँ से आतापुर कैसे जा सकता हूँ? नाव से बल्लभडंगा चले जाइए, वहाँ से पैदल चलकर रायचुंडी, फिर आतापुर। लेकिन मुझे नहीं पता सड़क में पानी है या नहीं। उसी रास्ते से जाने की फैसला किया। आसमान का हाल अच्छा नहीं है। बारिश रुक गई है, लेकिन आसमान में अभी भी घने काले बादल छा रहा है। काफ़ी भी बारिश हो सकता है और जाने का रास्ता भी बंद है। बस भी खराब होकर पारी है। सामने कोयल नदी में 2-3 नाव को नदी पर करते हुए देखा। बैग को कंधे पर लेकर एक नाव में उठ गया। बीस मिनट के अंदर मैं दूसरी तरफ बल्लभडंगा पहुंच गया। रायचंडी तक कई साथी मिली। उसके बाद आतापुर की रास्ते पे अकेले मैं। लगता है यह बात की प्रकोप ज़्यादा नहीं है। लेकिन मैं आतापुर के पास ही जाकर देखा, दोनों तरफ पानी की धाराएं, खेत सारे पानी के अंदर, दोनों तरफ की सब घर खाली, लोग सब चले गए। गांव के बीच में कृषि विभाग के घर, पहले मंजिल पर ऑफिस और दूसरे मंजिल पर रहने की स्थान। जब मैं आता हूँ तो दूसरी मंजिल पर ही रहता हूँ। जब मैं मेन ऑफिस के सामने पहुँचा तब अंधेरा हो गया। चारों ओर मेंढक और जुगनू की पुकार। मैंने बैग से टॉर्च निकाला और दरवाजे पर रोशनी देते ही देखा दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ है। सत्यानाश! अब रात कहाँ गुजारो? बैग में रोटी और केले लाया था, वो भी ख़त्म। मैं हैरान होकर इधर उधर देखा, कोई भी नहीं है आसपास। ऐसा लग रहा है कि मुझे भूखी रहकर इस कृषि विभाग की बारांदा में रात बिताना पड़ेगा। क्या ये भी सुरक्षित है? थोड़ा आगे जाते ही
मुझे एक झोपड़ी दिखाई दी। अंदर एक रोशनी चमक रहा था। अंदर जरूर लोग हैं। मैं आगे बढ़कर कहा, कोई है? बाहर आइए। एक लंबे छाया पास आते ही दिए की रोशनी में पहचान लिया। तिलक, कृषि ऑफिस के बेयारा, सबकी सेवा करता है। सुकून मिला। ऑफिस के चाबी तिलक के पास जरूर होगा। आज रात बाहर बिताने की जरूरत नहीं है। मैंने पूछा, आपको मेरा पत्र नहीं मिला? तिलक ने शांत आवाज में उत्तर दिया, और पत्र चारों तरफ पानी, चपरासी या कुछ दिन से नहीं आया। पत्र कौन देगा? दो, ऑफिस रूम के चाबी दो। चाबी? चाबी तो सुनंदन बाबू के पास है। उन्होंने चाबी लेकर चला गया। चला गया? कहाँ पे? उनके घर नंदीपुर। आतापुर की अगली गांव ही नंदीपुर। बीच में 2 मील की सड़क। रास्ता लंबा नहीं है, लेकिन 2 गांव के बीच घना जंगल है। एक तरफ शमशान घाट। ज्यादा जरूरत के बिना कोई भी दिन में जंगल में प्रवेश नहीं करता। कुछ साल पहले सुंदर बाबू के घर गया था, लेकिन दिन में तिलक का घर का जो हाल, यह रात बिताना नामुमकिन है। नंदीपुर जाना ही एकमात्र उपाय। आसमान में बादलों के बीच चाँद की रोशनी है। जाने में दिक्कत नहीं होगी। तो फिर मैं नंदीपुर जाता हूँ। इस रात में? ये अलावा रास्ता भी क्या है? यह कहाँ रहूँगा? क्या खाऊंगा? सही बात है, चले जाइए फिर। बीच में एक शमशान है सर, थोड़ा ध्यान से जाइए। भूत का डर मुझे कभी नहीं था, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बैग अपने कंधे पर रखा और चलने लगा। रास्ता उतने आसान नहीं था जितना सोचा था। पूरी अंधेरा एक जंगल। पैरों से बड़े बड़े जारे उतरकर और भी उस जगह को अंधेरा कर दिया। चांद की रोशनी पत्तियों में छुप गया। टॉर्च जलाया। अंधेरा एक रास्ता। भूतों से तो नहीं डरता मैं, लेकिन सांपों की कटने की डर अब नजरअंदाज नहीं कर सकता। मैंने गौर से देखा और आगे बढ़ा। बहुत देर तक चलने के बाद टॉर्च की रोशनी में मैंने अपने घड़ी पर देखा। 3 घंटे बीत चुके हैं। मैं जिस गति से चल रहा हूं, अब तक नंदीपुर पहुंच जाना चाहिए था। सत्यानाश, रास्ता भटक गया लगता है। मैंने चलने की गति तेज कर दी। पेट भूख से जल रहा है। शरीर भी कमजोर लग रहा है। मैं थोड़ा और आगे जाकर रुक गया। सामने घोर अंधेरा छाया हुआ। जुगनू की तरह कुछ जल रहा है। टॉर्च जलाते ही सब चले गए। मैं समझ गया ये लोमड़ी की पल। टॉर्च को घुमाते ही मैंने देखा कि चारों ओर मारे हुए लोगों के कंकाल पड़ा हुआ। इसका मतलब शमशान। नंदीपुर के रास्ते में दाहिने और शमशान घाट। शमशान घाट से नहीं जाना पड़ता। इसका मतलब गलत रास्ते में हूं। शमशान घाट को दाएं और छोड़कर मैंने रास्ता बदल लिया। खस करके एक पैर से टकराया। उफ! मैंने माथा पकड़ा और कुछ देर बैठे रहा। फिर टॉर्च को ऊपर उठाते ही शरीर का खून ठंड हो गया। एक पैर से लटका हुआ। हो सकता है किसी ने किसी को मारकर पैर की डाली पर लटका दिया हो, लेकिन जहां तक टॉर्च की रोशनी जा रहा है, मुझे केवल पैर दिखाई दे रहा है। शरीर कहाँ गया? किसी तरह उस चीज से गुजरने की समय खतरा आ गया। फिर से सिर में लगी। ऊपर देखा, उस पैर। आश्चर्य है, ये पैर यहाँ कैसे आया? मैं जिस तरफ जा रहा हूँ, उस पैर भी जा रहा है। शरीर के बिना पैर पर कौन लटकाएंगे? अपने सर नीचे करके बढ़ने की कोशिश की, तब मेरे कानों में एक आवाज आई। सुनो, कुछ कहना है। अब मुझे डर लगने लगा। काटा हुआ पैर को देखकर सोचा किसी बदमाश आदमी ने किसी के शरीर को टुकड़े टुकड़े करके पैर की डाल पर लटका दिया है। लेकिन इस तरह की आवाज पैर के ऊपर से कैसे आ रहा है? मैंने ऊपर देखते ही चौंक उठा। मैंने टॉर्च की रोशनी में
जो देखा एक एक विशाल कंकाल सार पेड़ को पार कर गया है। कंकाल की आंखों में छेद नहीं है, उसके बदले में 2 लाल सार्च लाइट है। 2 रोशनी लगातार घूम रहा है। कंधे पर एक सफेद पैता बिजली की गति से दौड़ने लगा। क्या हुआ रे? दौड़ क्यों रहे हो? बात सुनकर जाओ। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आवाज और भी करीब आ रहा है। मेरा हर पैर में एक विशाल रूप में वो कंकाल पैर। निश्चित मौत की एहसास होने लगा और मैं पागलों की तरह भागने लगा, लेकिन फिर भी वो आवाज से मुक्ति नहीं मिल रहा है। अरे तू भी बामा, मैं भी बामा, मैं तेरा कुछ नहीं करूंगा, थोड़ा सा रुक जा। जब मैं बेनीट्री जंगल पार होकर सुरेंद्र बाबू की दरवाजे पर पहुंचा, तब अंधेरा हट के सुबह हो रहा है। शरीर में एक बिंदु भी शक्ति बची नहीं था। किसी तरह मैंने दरवाजा खटखटाया और बेहोश हो गया। जब होश आया, मैंने देखा मैं बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ। सुनंदन बाबू कहा, क्या हुआ? मैं समझ गया सर। बेनेट्री जंगल में दुर्लभ चक्रवर्ती के कबल में पड़े। दुर्लभ चक्रवर्ती? हाँ, हमारे गांव के पुजारी। दुर्घटना में मृत्यु होकर बेचारा ब्रह्मदत्त बन गया। बामन दिखते ही उनसे उसको मुक्त करने के लिए अनुरोध करता है। दुर्घटना में मृत्यु? हाँ सर, वो था एक अनिष्ट ब्राह्मण। आसपास की सभी गांव की शादी, पूजा, अन्नप्राशन के काज करते थे। घर में बस पत्नी और एक बेटा, लेकिन वो लड़का बहुत बुरा था। एक दिन दुर्लभ चक्रवर्ती को तेज बुखार आया, लेकिन गांव के जमींदार के घर में नारायण पूजा थी। दुर्लभ चक्रवर्ती ने लड़के को तलाश किया, लेकिन लड़का नहीं था। सुबह सुबह घर से बाहर चला गया। लड़का दोपहर में लौटे। चादर लिपट के बरामदे पर बैठा था दुर्लभ चक्रवर्ती। गुस्से में आकर दुर्लभ चक्रवर्ती लड़के को बहुत गालियां दी, चप्पल फेंक के मारी। वो लड़का बहुत हरामी था। आंगन की एक तरफ एक बांस पड़ा था, उसको उठा लिया और सीधा बाप के सर में। दुर्लभ चक्रवर्ती जमीन पर गिर गया। चारों ओर खून। लड़के गायब हो गया और कबीरस के आने से पहले ही सब खत्म हो गया। तब से वो बेनेटे जंगल में बरगद के पेड़ की शाखाओं में बस गए। पहले अगर ये सुनता तो विश्वास नहीं होता, लेकिन तभी भी वो आवाज मेरे कानों में आ रही थी। ऐसा तुझे मशा है, सुनो सुनो, कुछ कहना है।